नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 8वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। कनक चली गई। कुंवर साहब ने दरवाजे के पास से बाहर देखा। कई आदमी आ गए। 2 को साथ भीतर ले गए। उसी जगह से राजकुमार को परिचित करा दिया और खूब समझा दिया। महफिल उठ जाने पर एकांत रास्ते में अलग बुलाकर वह जरूर गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी को कानो कान खबर न हो, आपस के सब लोग उसे पहचान लें। कुंवर साहब के मनोभावों पर चढ़ा हुआ भेद का पर्दा कनक के प्रति किए गए उपकार की शक्ति से ऊपर उठ गया। सहस्त्रों दृश्य दिखाई पड़े। आसक्ति के उद्दाम प्रवाह में संसार अत्यंत रमणीय चिरंतन सुखों में उमड़ता हुआ एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग देख पड़ने लगा। ऐश्वर्य की मूर्ति में उस समय किसी प्रकार का दैन्य न था, जैसे उनकी आत्मा में संसार के सब सुख व्याप्त हो रहे हों। उद्दाम प्रसन्नता से कुंवर साहब कनक के पास आए। जाल में फंसी हुई मृगी जिस तरह अपनी आंखों को विस्फारित कर मुक्त शून्य के प्रति मुक्ति के प्रयत्न में निकलती रहती है, उसी दृष्टि से कनक ने कुंवर साहब को देखा। इतनी सुंदर दृष्टि कुंवर साहब ने कभी नहीं देखी थी। किन्हीं आंखों में उन्हें बस करने का इतना जादू न था। आंखों के जलते हुए 2 स्फुलिंग उनकी प्रणय वाटिका में खिले हुए दो थे। प्रतिहिंसा की गर्म सांस, बसंत का शीतल समीप और उस रूप की आग गुलाब में तत्काल जल जाने के लिए वह एक अधीर पतंग। स्टेज पर लखनऊ की नव्वा बजान गा रही थी, तू अगर समा बने मैं तेरा परवाना बनूं। कुंवर साहब ने असंकुचित कुंठित भाव से कनक की उन्हीं आँखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए निर्लज्ज स्वर से दोहराया, तू अगर समा बने तो मैं तेरा परवाना बनूं। कनक ने उसी जगह असंकुचित स्वर से जवाब दिया, मैं तो समा बनकर ही दुनिया में आई हूँ जनाब। फिर परवाना मुझे बना लो। परवाने ने परवाने के सर्वस्व दान वाले स्वर से नहीं, तटस्थ रहकर कहा। कनक ने एक बार आंख उठाकर देखा। किस्मत कहकर अपनी ही आंखों की बिजली में दूर तक रास्ता देखने लगी। क्या सोचती हो तुम भी, दुनिया में हंसने खेलने के सिवा और है ही क्या? कुंवर साहब का हितोपदेश सुनकर एक बार कनक मुस्कराई। जलती आग में आहुति डालती हुई बोली, आप ठीक कहते हैं। आप जैसा जहाँ परवाना हो वहाँ तो समा को अपनी तमाम खूबसूरती से जलते रहना चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ जब तक यहाँ है, मैं शीशे के अंदर हूँ। समा से मिलने के पहले उसके शीशों को निकाल दीजिए। जैसा कहो वैसा किया जाए। उत्सुकता प्रसन्नता से कुंवर साहब ने कहा, ऐसा कीजिए, वह आज ही सुबह यहाँ से चली जाएं। और तवायफे हैं, मैं भी हूँ, जलसा फीका ना होगा। आप मुझे इस वक्त बंगले से चलना चाहेंगे? आप मुझे इस वक्त बंगले ले चलना चाहेंगे? कृतज्ञता प्रार्थना से कुंवर साहब ने कनक की ओर देखा। कनक समझ गई, बोली, अच्छा ठहरिए, मैं जरा माँ से मिल लूँ। कुंवर साहब खड़े रहे। माता को विंग्स की आड़ में बुलाकर थोड़े शब्दों में कुछ कहकर कनक चली गई। गाना खत्म होने का समय आ रहा था। कुंवर साहब एक पालकी पर कनक को चढ़ा दूसरी के बंद पर्दे में खुद बैठकर बंगले पर चले गए। राजकुमार को नए कंठों के संगीत से कुछ देर तक आनंद मिलता रहा, पर कुंवर साहब के चले जाने के बाद महफिल कुछ बेसुरी सी लगने लगी। मानो सबके प्राणों से आनंद की तरंग लुप्त हो गई, जैसे मनोरंजन की जगह तमाम महफिल कार्य क्षेत्र हो रही हो। गायिका कनक के संगीत का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा था। विदुषी कुमारी कनक उसकी नज़रों में गिर चुकी थी। अज्ञात भाव से इसके लिए उसे अंदर ही अंदर बही पीड़ा मालूम हो रही थी। वह कुछ देर तक तो बैठा रहा, पर जब कनक भीतर चली गई और थोड़ी देर में कुंवर साहब भी उठ गए, कनक बड़ी देर तक न आई। फिर जब आई तो बाहर ही से माँ को बुलाकर लौट गई। ये सब देखकर वह स्टेज, गाना, कनक और अपने प्रयत्न की तरफ से वीतराग हो चला। फिर उसके लिए वहाँ एक एक क्षण पहाड़ की तरह बोझिला हो उठा। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और बाहर निकलकर धीरे धीरे डेरे की तरफ चला। बहू जी के मायके की याद से शरीर से जैसे एक भूत उतर गया हो। नशे की उतार की शिथिलता थी, धीरे धीरे चला जा रहा था। कनक की तरफ से जो दिल को चोट लगी थी, रह रह कर नफरत से उसे और बढ़ाता।
तरह तरह की बातें सोचता हुआ चला जा रहा था। ज़्यादा झुकाव कलकत्ते की तरफ था। सोच रहा था इसी गाड़ी से कलकत्ते चला जाएगा। जब गढ़ के बाहर निकलकर रास्ता चलने लगा तो उसे मालूम हुआ कि कुछ आदमी और उसके साथ आ रहे हैं। सोचा ये लोग भी अपने अपने घर जा रहे होंगे। धीरे धीरे चलने लगा। वे लोग निकट आ गए। 4 आदमी थे। राजकुमार ने अच्छी तरह नज़र गड़ा कर देखा। सब साधारण सिपाही दर्जे के आदमी थे। कुछ न कुछ बोला चलता रहा। हटिया से निकलकर बाहर सड़क पर आया। वे लोग भी आए। सामने दूर तक रास्ता ही रास्ता था, दोनों बगल खेत। राजकुमार ने उन लोगों की तरफ फिरकर पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जहाँ आप जाएंगे। मेरे साथ चलने के क्या माने? तारा बहन ने हमें आपकी खबरदारी के लिए भेजा है। शायद चंदन बाबू भी थे। चंदन? हाँ, वह आज सुबह की गाड़ी से आ गए हैं। राजकुमार की आंखों पर दूसरा पर्दा उठा। संसार अस्तित्व युक्त सुखद और सुंदर मालूम देने लगा। आनंद के उच्च वसित कंठ से पूछा, कहीं है वह? अब आपको घर चलकर मालूम हो जाएगा। ये चारों उसी गांव के आत्माभिमानी, अशिक्षित और वीर आजकल की भाषा में गुंडे थे। प्राचीन रूढ़ियों के अनुसार चलने वाले किसी निरूढ़ के खिलाफ किसी तरफ कदम बढ़ाया कि उसका सिर काट लें। गांव की बहुओं और बेटियों की इज्जत तथा सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर देने वाले अंग्रेजों, मुसलमानों पर विजातीय घृणा की आग भड़काने वाले मलखान और उदल के अनुयायी, महावीर जी के अनन्य भक्त, लुप्त गौरव क्षत्रिय जमींदार घराने के सुबह के नक्षत्र जो अपने स्वरूप प्रकाश में टिमटिमा रहे थे। रिश्ते में ये तारा के भाई लगते थे। राजकुमार के चले जाने पर तारा को इनकी याद आई तो जाकर नम्र शब्दों में कहा, भैया आप लोग चंदन के साथ जाओ और राजकुमार को देखे रहना, कहीं टंटा ना हो जाए। तद अनुसार ये लोग चंदन के साथ चले गए। चंदन ने जैसा बताया वैसा ही करते रहे। खानदान की लड़की तारा अच्छे घराने में गई थी। वहाँ वाले वह ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे आदमी हैं, इसका इन लोगों को गर्व था। धीरे धीरे गांव नज़दीक आ गया। राजकुमार ने तारा का मतलब दूर तक समझकर फिर ज़्यादा बातचीत इस प्रसंग में ना की। चंदन के लिए दिल में तरह तरह की जिज्ञासा उठ रही थी, वह क्यों नहीं आया? तारा ने सब बातें उससे ज़रूर कह दी होंगी। मैं उसी चक्कर में तो नहीं घूम रहा, पर ये लोग क्यों नहीं बतलाते? राजकुमार इसी अधैर्य से जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। मकान आ गया। गांव के आदमियों ने दरवाजे पर बिट्टो बिट्टो की असंकुचित निर्भय आवाज़ लगाई। तारा ने दरवाज़ा खोला। राजकुमार को खड़ा देख स्नेह स्वर से बोला, आ गए तुम? सुनो, एक ने गंभीर कंठ से तारा को एक तरफ अलग बुलाया। तारा ने संकोच बढ़ गई। उसने धीरे धीरे कुछ कहा। बात समाप्त कर चारों ने तारा के पैर छुए। चारों एक तरफ चले गए। चिंता युक्त तारा राजकुमार को साथ लेकर चली गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। तारा के कमरे में जाते ही राजकुमार ने पूछा, चंदन कहाँ है बहूजी? इतनी जल्दी आ गया? पुलिस के पास कोई मजबूत कागजात उनके बागीपन के सबूत में न थे, सिर्फ संदेह पर गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के साथ खास तौर से पैरवी करने पर जमानत पर छोड़ दिए गए। इस पैरवी के लिए बड़े भाई से नाराज़ भी हैं। मुझे कलकत्ते ले जाने के लिए आए थे, पर यहाँ तुम्हारा हाल मुझसे सुना तो बड़े खुश हुए और तुमसे मिलने चले गए। पर रज्जू बाबू? कहते कहते युवती की आंखें भर आईं। राजकुमार चौंक उठा। उसे विपत्ति की शंका हुई। चकित हो युवती के दोनों हाथ पकड़कर आग्रह और उत्सुकता से पूछा, पर क्या बताओ, मुझे शंका हो रही है। तुम्हारा भी तो वही खून है? राजकुमार जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसका आशय पूछ रहा था। युवती ने अधिक बातचीत करना अनावश्यक समझा। राजकुमार उठकर बाहर चलने लगा, पर युवती ने पकड़कर डांट दिया, थोड़ी देर में सब मालूम हो जाएगा। घर के आदमियों के आने पर खबरदार अगर बाहर कदम बढ़ाया। वीर युवक तारा के पलंग पर तकिए में सिर गड़ाए पड़ा रहा। तारा उसके हाथ मुंह धोने और जलपान करने का इंतजाम करने लगी। धैर्य का बांध तोड़कर कभी कभी दृष्टि से अपार चिंता झलक पड़ती थी। कनक ने बंगले में पहुंचकर जो दृश्य देखा उससे उसकी रही सही आशा निर्मूल हो गई। बंगले में कुंवर साहब के मेहमान टिके हुए थे, जिसमें एक को कनक पहले से ही जानती थी। वह थे मिस्टर हैमिल्टन। अधिकांश मेहमान कुंवर साहब के कलकत्ते के मित्र थे, बड़े बड़े तालुकेदार गोरे साहब। ये लोग उसी रोज गाड़ी से उतरे थे। बंगले में इनके ठहरने का खास इंतजाम था। ये सभी कुंवर साहब के अंतरंग मित्र थे, अंतरंग आनंद के हकदार। अपने स्थानों से इसी आशा से प्रयाण किया था। कुंवर साहब ने
पहले ही से वादा कर रखा था कि अभिषेक हो जाने के समय से अंत तक वह अपने मित्रों को दर्शाते रहेंगे कि मित्रों की खातिरदारी किस तरह की जाती है। मित्र मंडली कभी कभी इसका तकाजा भी करती रही। कनक के आने का तार मिलते ही इन्होंने अपने मित्रों को आने के लिए तार दिया। करीब करीब वे लोग भी कनक का नाम सुन चुके थे। कुंवर साहब की थोड़ी सी जमींदारी 24 परगने में थी, जिसमें कभी कभी हैमिल्टन साहब से मिलने जुलने का अवसर आ जाता। धीरे धीरे ये मित्रता और भी दृढ़ हो गई, कारण दोनों एक ही घाट के पानी पीने वाले थे, कई बार पी भी चुके थे। इससे हृदय भेदभाव रहित हो गया। हैमिल्टन साहब तार पाकर बड़े प्रसन्न हुए। हिंदुस्तानी युवती को साहबी उदंडता, क्रूरता और कूटता का ज्ञान करा देने के लिए वह तैयार हो रहे थे। उसी समय उन्हें तार मिला। एक बार कुंवर साहब के मानवीय मित्र की हैसियत से क्षुद्र नर्तकी देखने की लालसा प्रबल हो गई। वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर चले आए। कनक ने सोचा था कुंवर साहब को वह अपने इंगित पर नचाएगी। राजकुमार को गिरफ्तार करा, जब इच्छा हो उसे मुक्त कर उसकी सहायता से स्वयं भी मुक्त हो जाएगी। पर यहाँ और ही रंग देखा। उसने सोचा कुंवर साहब अकेले रहेंगे। वह भय से ढीप पीली पड़ गई। हैमिल्टन उसे देखकर मुस्कराया। दृष्टि में व्यंग फूट रहा था। अंकुश कनक के हृदय को पार कर गया। चारों तरफ से कटाक्ष हो रहे थे। सब उसकी लज्जा को भेद कर उसे देखना चाहते थे। कनक व्याकुल हो उठी। आवाज़ में कहीं भी अपनापन न था। कुंवर साहब पालकी से उतरे। सब लोगों ने शैतान की सूरत का स्वागत किया। कनक खड़ी सबको देख रही थी। अजी, आप बड़ी मुश्किलों से मिले हैं और सौदा भी बड़ा महंगा रहा। कुंवर साहब ने अपने मित्रों से कनक की तरफ इशारा किया। कनक कमल कलिका सी संकुचित खड़ी रही। हृदय में आग धधक रही थी। कभी कभी आंखों से ज्वाला फूट पड़ती थी। याद आया वह भी महाराजकुमारी है। पर हृदय उमड़ कर आप ही बैठ गया। मुझ में और इनमें कितना फ़र्क है। ये मालिक है और मैं इनके इशारे पर नाचने वाली। और ये फ़र्क केवल इसी सीमा तक है। चरित्र में ये किसी भी तवायफ से श्रेष्ठ नहीं, पर फिर भी समाज इनका है, इसलिए अपराधी नहीं। नीचता से ओतप्रोत ऐसी वृत्तियाँ लिए हुए भी ये समाज के प्रतिष्ठित, सम्मान्य, विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य हैं। और मैं। कनक को चक्कर आने लगा। एक खाली कुर्सी पकड़कर उसने अपने को संभाला। इस तरह तप तप कर वह सुंदर हो रही थी। चारों तरफ से उसके प्रति आक्रमण भी वैसे ही और चुभीले। कुंवर साहब मित्रों से खूब खुलकर मिले। हैमिल्टन की उन्होंने बड़ी आवभगत की। कुंवर साहब हैमिल्टन की जितनी ही कद्र कर रहे थे, वह उतना ही कनक को अकड़ अकड़ कर देख रहा था। मुस्कुराते हुए कुंवर साहब ने कनक से कहा, बैठो। इस बगल वाली कुर्सी पर अपने ही आदमियों की एक बैठक होगी, 2 मंजिले पर। यहाँ भी हारमोनियम पर सुनाना होगा। सुरेश बाबू, दिलीप सिंह भी आएंगे। तुम्हें आराम के लिए फुर्सत मिल जाया करेगी। कहकर चालाक पुतलियाँ फेर ली। एक नौकर ने आकर कुंवर साहब को खबर दी, सर्वेश्वरी बाई यहाँ से स्टेशन के लिए रवाना हो गई। उसका हिसाब भी कर दिया गया है। कहकर नौकर चला गया। एक दूसरा नौकर आया। सलाम कर उस आदमी के गिरफ्तार होने की खबर दी। कुंवर साहब ने कनक की तरफ देखा। कनक ने हैमिल्टन को देखकर राजकुमार को बुलवाना उचित न समझा। दूसरे जिस अभिप्राय से उसने राजकुमार को कैद कराया, यहाँ उसकी सफलता की कोई संभावना भी न थी। कनक को मौन देखकर कुंवर साहब ने कहा, यहाँ ले आओ उसे। कनक चौंक उठी। जल्दी में कहा, नहीं नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसे छोड़ दीजिए। कनक का स्वर काँप रहा था। जरा देख तो ले उस इशारेबाज को। कुंवर साहब ने नौकर को संकेत किया। 4 सिपाही अपराधी को लेकर बंगले के भीतर आए। भीतर आते ही किसी तरफ नज़र उठाए बिना अपराधी ने झुककर 3 बार सलाम किया। उसका शरीर और रंग ढंग राजकुमार से मिलता जुलता था, पर कनक ने देखा वह राजकुमार न था। इसका चेहरा रूखा, कपड़े मोटे, बाल छोटे छोटे, बराबर उम्र राजकुमार से कुछ कम जान पड़ती थी। कुंवर साहब ने कहा, क्यों जी, ये इशारेबाजी तुमने कहाँ सीखी? अपराधी ने फिर झुककर 3 बार पुनः सलाम किया और कनक को एक तेज निगाह से देखा। यह वह नहीं है, कनक ने जल्दी से कहा। कुंवर साहब देखने लगे, पहचान न सके। स्टेज पर ध्यान आदमी की तरफ से ज़्यादा कनक की तरफ था। पहले के आदमी में इससे कुछ फ़र्क अवश्य देखते थे। अपराधी ने किसी की तरफ देखे बिना फिर सलाम किया, जैसे दीवार से कह रहा, हुजूर, ग्वालियर में पखावज सीखकर कुछ दिनों तक रामपुर, जयपुर, अलवर, इंदौर, उदयपुर, बीकानेर, टीकमगढ़, रीवा, दरभंगा, वर्धमान, इन सभी रियासतों में मैं गया हूँ और सभी राजा महाराजाओं को पखावज सुनाई है। हुजूर के यहाँ जलसा सुनकर आया था, कहकर उसने फिर सलाम किया। अच्छा, तुम पखावजी हो?
हुजूर, उसने पुनः सलाम किया। हैमिल्टन की तरफ मुड़कर कुंवर साहब ने अंग्रेजी में कहा, अब बन गया काम। कनक आगंतुक और कुंवर साहब को देख रही थी। रह रहकर एक अज्ञात भय से कलेजा कांप उठता था। एक पखावज ले आओ, सिपाही ने कुंवर साहब से कहा। सिपाही से कुंवर साहब ने कहा, बंगले को दूसरी मंजिल पर फर्श बिछा हुआ है। बंगले की दूसरी मंजिल पर फर्श बिछा हुआ है, मित्रों को साथ लेकर चले। आगंतुक से कनक को ले आने के लिए कहा। सिपाही पखावज लेने चला गया और लोग बाहर फाटक पर थे। कुंवर साहब उनके मित्र ऊपर चले गए। पीछे से 2 खिदमतदार भी चले। कमरा सूना देख युवक ने कनक के कंधे पर हाथ रखकर फिसफिसाते हुए कहा, मैं राजकुमार का मित्र हूँ। कनक की आंखों से प्रसन्नता का स्रोत फूट पड़ा। अपलक देखने लगी। युवक ने कहा, यही समय है, 3 मिनट में हम खाई पार कर जाएंगे। तब तक वे लोग हमारी प्रतीक्षा करेंगे। देर हुई तो इन राक्षसों से मैं अकेले तुम्हें बचा न सकूंगा। कनक आवेग में भरकर युवक से लिपट गई और हृदय से रेल कर उतावली से कहा, चलो। तैरना जानती हो? शीघ्रता से खाई की तरफ बढ़ते हुए कहा। ना, शंका से देखती हुई। पेशवाज भीग जाएगी। अच्छा हाँ। कमर भर पानी में खड़े होकर युवक ने कहा, धीरे से उतर पड़ो, घबराओ मत। कनक उतर पड़ी। युवक ने अपनी चादर भिगोकर पानी में हवा भरकर गुब्बारे सा बना कनक को पकड़ा दिया। ऊपर से आवाज़ आई, अभी ये लोग आए नहीं, जरा नीचे जाकर देखो तो। युवक कनक की वहाँ पकड़कर चुपचाप तैरकर खाई पार करने लगा। और नीचे आए फाटक की तरफ दौड़े। युवक खाई पार कर चुका था। उस पार घोर जंगल था। युवक कनक को साथ ले पेड़ों के बीच अदृश्य हो गया। बंगलों के चारों तरफ खाई थी, केवल फाटक से जाने की राह थी। फाटक के पास से बड़ी सड़क कुंवर साहब की कोठी तक चली गई। शोरगुल उठ रहा था। इस पार से ये लोग सुन रहे थे, हम लोग पकड़ लिए गए तो बड़ी बुरी गति होगी। कनक ने धीरे से युवक से कहा, अब 1000 आदमी भी हमें नहीं पकड़ सकते। यह 6 कोस का जंगल है, रात है, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। कपड़े निचोड़ते हुए युवक ने कहा, क्या आपका घर में यही है? क्या आपका घर यही है? चलते हुए स्नेह सिक्त स्वर से कनक ने पूछा। मेरा नहीं, मेरे भाई की ससुराल है। राजकुमार भी वहीं होंगे। वे लोग जंगल चारों तरफ से घेर ले तो? ऐसा हो नहीं सकता। वे जंगल की बगल में ही वह गांव है, इस तरफ 3 मील। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? भाभी ने मुझे राजकुमार की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने तुम्हें ले आने के लिए भेजा था ना? कनक के क्षुद्र हृदय में रस का सागर उमड़ रहा था। आपकी भाभी को राजकुमार क्या कहते हैं? बहू जी। आपकी भाभी मायके कब आई? 3-4 रोज हुए। कनक अपनी स्मृति पर जोर देने लगी। 7 राजकुमार थे। हाँ। आप तब कहाँ थे? लखनऊ। किसानों का संगठन कर रहा था। मैं बचकर क्योंकि मुझे काम ज़्यादा प्यारा है। फिर लखनऊ में सरकारी खजाने का डाका पड़ा। शक पर मैं भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर मेरी गैर हाजिरी ही साबित रही। पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत न था, सिर्फ नाम दर्ज था। खुफिया वाले मुझे भला आदमी जानते थे। कोई सबूत न रहने से जमानत पर छोड़ दिया गया। आप कब गिरफ्तार किए गए? 6-7 रोज हुए होंगे। अखबारों में भी छपा था। राजकुमार को कब मालूम हुआ? जिस रोज भाभी को यहाँ ले आए, उसी रात को तुम्हारे यहाँ। कनक एक बार प्रणय से पुलकित हो गई। देखिए कैसी चालाकी, मुझे कुछ नहीं बतलाया। मुझसे नाराज होकर आए थे, कहा कनक ने। हाँ, सुना है तुमसे नाराज हो गए थे। भाभी ने बतलाया भी नहीं, पर एक दिन उनकी चोरी भाभी ने पकड़ ली। तुम्हारे यहाँ से जो कोट पहन कर आए थे, उसमें सिंदूर लगा था। कनक शर्मा गई। अच्छा, ये सब भी हो चुका? हंसती हुई चल रही थी वह। राजकुमार की मदद के लिए यहाँ आने पर मुझे मालूम हुआ कि कुंवर साहब ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यहाँ मेरी भाभी के पिता नौकर हैं। गिरफ्तार करने वालों में उनके गांव का भी एक आदमी था। उसने उन्हें खबर दी। तभी मैंने उसे समझाया कि अपने आदमियों को बहकाकर मुझे ही गिरफ्तार होने वाला आदमी बतलाएं और गिरफ्तार करा दें। राजकुमार की रक्षा के लिए दूसरे कई आदमियों को छोड़कर मैं गिरफ्तार हो गया। मैं जानता था तुम मुझे नहीं पहचानती, इसलिए छूट जाऊंगा। राजकुमार की गिरफ्तारी की वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। कनक ने बतलाया, हमी ने अपनी सहायता के लिए राजकुमार को गिरफ्तार कराने का कुंवर साहब से आग्रह किया था। धीरे धीरे गांव नज़दीक आ गया। कनक ने थक कर कहा, अभी कितनी दूर है?
बस आ गए। आपने अभी अपना नाम नहीं बतलाया। मुझे चंदन कहते हैं। हम लोग सब नज़दीक आ गए। इन कपड़ों से गांव के भीतर जाना ठीक नहीं। मैं पहले जाता हूँ, भाभी की एक साड़ी ले आऊँ, फिर तुम्हें पहना कर ले जाऊँगा। फिर दूसरे कपड़े में तुम्हारे ये सब कपड़े बांध लूँगा। घबराना मत, इस जंगल में कोई बड़े जानवर नहीं रहते। कनक को ढांढस बंधाकर चंदन भाभी के पास चला। वहाँ से गांव 4 फलांग के करीब था। रात थोड़ी रह गई थी। दरवाजे पर धक्का सुनकर तारा पलंग से उठी, नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला। चंदन को देखकर चांद की तरह खिल गई। आ गए तुम। स्नेह आरती शिशु की दृष्टि से भाभी को देखकर चंदन ने कहा, भाभी मैं रावण से सीता को भी जीत लाया। तारा तरंगित हो उठी। कहाँ है वह? पीछे वाले जंगल में। बंगले से खाई तैरा कर लाया। वहाँ बड़ी खराब स्थिति हो रही थी। अपनी एक साड़ी दो बहुत जल्द, और एक चादर ओढ़ने के लिए, और एक उसके कपड़े बांधने के लिए। तुरंत एक अच्छी साड़ी और 2 चादरें निकाल कर चंदन को देते हुए तारा ने कहा, हाँ एक बात याद आई, जरा ठहर जाओ, मैं भी चलती हूँ। मेरे साथ आएगी, तुम अलग हो जाना। जरा कड़े और छड़े निकाल लूँ। तारा का दिया हुआ कुल सामान चंदन ने लपेट कर ले लिया। फिर आगे आगे तारा को लेकर जंगल की तरफ चला। कनक प्रतीक्षा कर रही थी। शीघ्र ही दोनों उसके पास पहुँचे। कनक को देखकर तारा से रहा न गया। बहन, ईश्वर की इच्छा से तुम राक्षसों के हाथ से बच गई, कहकर तारा ने कनक को गले से लगा लिया। हृदय से जैसी सहानुभूति का सुख कनक को मिल रहा था, ऐसा उसे आज जीवन में नया ही मिला था। स्त्री के लिए स्त्री की सहानुभूति कितनी प्रखर और कितनी सुखद होती है, इसका उसे आज ही अनुभव हुआ। तारा ने साड़ी देखकर कहा, ये सब उतार कर इसे पहन लो। कनक ने गीले वस्त्र उतार दिए। तारा ने चंदन से कहा, छोटे साहब ये कपड़े पहना दो, ये कड़े पहना दो, देखे कलाई में कितनी ताकत है। चंदन ने कनक के पैरों में कड़े डालकर दोनों हाथ घुटनों के बीच रखकर जोर लगाकर पहना दिए। फिर छड़े भी। युवती ने चंदन की इस ताकत के लिए तारीफ की। फिर कनक से चद्दर ओढ़कर साथ चलने के लिए कहा। कनक चद्दर ओढ़ने लगी तो युवती ने कहा, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह। कनक को चद्दर ओढ़ा दी। आगे आगे तारा, पीछे पीछे कनक चली। चंदन ने कनक के कपड़े बांध लिए। दूसरी राह के लिए मिलने तक साथ साथ चला। तारा चुटकियां लेते हुए बोली, छोटे साहब इस वक्त आप क्या हो रहे हो? कनक हंसी। चंदन ने कहा, एक दर्जा महावीर से बढ़ गया। केवल खबर लेने ही नहीं गया, बल्कि सीता को जीत भी लाया। थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी राह मिली। चंदन उससे होकर चला। युवती कनक को लेकर दूसरे रास्ते से चली। प्रथम उषा का प्रकाश कुछ कुछ फैलने लगा था। उसी समय तारा कनक को लेकर पिता के मकान पहुंची। अपने कमरे में जहां राजकुमार सो रहा था, ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर में चंदन भी आ गया। कनक थक गई थी। युवती ने पहले राजकुमार के पलंग पर सोने के लिए इंगित किया। कनक को लज्जित खड़ी देख बगल के दूसरे पलंग पर सस्नेह बाह पकड़कर बैठा दिया और कहा, आराम करो, बड़ी तकलीफ मिली। कनक के मुरझाए अधर खिल गए। चंदन ने पेशवा सुखाने के लिए युवती को दिया। उसने लेकर कहा, देखो वहाँ चलकर इसका अग्नि संस्कार करना है। चंदन थक रहा था, राजकुमार की बगल में लेट गया। युवती सबकी देख रेख में रही। धीरे धीरे चंदन भी सो गया। कनक कुछ देर तक बड़ी सोचती रही। माँ की याद आई, कहीं ऐसा न हो उसकी खोज में उसी वक्त स्टेशन मोटर दौड़ाई गई हो और तब तक गाड़ी ना आई हो, वह पकड़ ली गई हो। समय का अंदाज़ा लगाया। गाड़ी 3:30 बजे रात को आती है। चढ़ जाना संभव है। फिर राजकुमार की बातें सोचती कि न जाने ये सब इनके मन में क्या भाव पैदा करे। और कभी चंदन की और कभी तारा की बातें सोचती, ये लोग कैसे सहृदय हैं। चंदन और राजकुमार में कितना स्नेह, तारा उसे कितना चाहती है। इस प्रकार न मालूम उसकी सुख कल्पना के बीच कब उसके पलकों के दल मुद गए। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।